वसंत भाग 2 का दूसरा पाठ जो है दादी माँ वो पढ़ेंगे। इस पाठ में जो है दादी माँ के प्रति लेखक के प्रेम और श्रद्धा को दर्शाया गया है। यह पाठ जो है श्री प्रसाद सिंह ने लिखा है और इस पाठ में उन्होंने अपनी दादी माँ की यादों को संजोया है। पाठ में जो है लेखक जो है बचपन की यादों में दादी माँ की भूमिका को याद करते हैं। उनकी दादी माँ बहुत ही दयालु, स्नेही और समझदार थी। वो हर किसी की मदद करने वाली और घरेलू उपचार में निपुण थी। गांव में जब कोई बीमार होता था तो दादी माँ घर के उपचार से उसकी देखभाल करती थी। लेखक को अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था। लेखक को उनकी मुस्कान, उनके स्पर्श, उनकी बातें, उनकी कहानियां याद आती हैं। तो बेसिकली इसमें लेखक जो है अपने बचपन को याद करता है, अपने दादी माँ के प्यार, स्नेह को याद करता है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये लेखक अपनी बात कह रहा है यहाँ पे। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक जो है वो अपनी बात वो सोच रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि इन सब सोचने के बाद अचानक मेरी आंखों के सामने शरद, विंटर जो होता है उसमें जो किरणें होती हैं, उन किरणों में ऐसे लगता है किसी की छाया जो है मुझे दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार का मतलब होता है सितंबर अक्टूबर के बाद, बरसात के बाद जो महीना शुरू होता है उसे क्वार कहते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोड़े ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सरकर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ लेखक जो है वो बता रहे हैं कि बरसात के बाद क्वार का महीना शुरू हो, धूप निकलने लगती है तो जो पानी है वो सूखने लगता है। घासें जो है सड़ी गली रहती है वो सब सूखने लगती है तो उससे बदबू आती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जो छोटे छोटे तालाब होते हैं ना, जलाशय गांव में, वहां उसकी बात कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यहाँ लेखक जो है वो मौसम की बातें करें कि हर मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। बरसात में पानी भर जाता है, जब धूप निकलती है तो वो पानी जब सूखने लगता है तो बदबू देने लगता है। तो अलग अलग मौसम की अलग अलग बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। आषाढ़ का महीना होता है जून जुलाई का महीना, मिड जून और जुलाई के महीने को आषाढ़ का महीना कहते हैं। उस समय ये जो आम जामुन ज्यादा मिलते हैं। अगहन जो होता है वो नवंबर का महीना होता है, नवंबर दिसंबर का महीना होता है। उसमें चिवड़ा जो धान होता है ना उसका ये बनता है। तो वो चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़, ये लाई जो होती है ना वो फड़ी जो खाते हैं उसका गुड़ डालकर बनाया जाता है। तो चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिन में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक बोल रहे हैं कि क्वार के दिनों में जब बरसात खत्म हो जाती है तो गंधपूर्ण झाग भरे, मतलब जो तालाब है उनका वो पूरा सभी बरसात का पानी वहां इकट्ठा हो जाता है तो झाग भरे लगता है। ऐसे लगता है ना कि साबुन के झाग से पूरा फैला हुआ है उस पे झाग। ये बोल रहा है कि ये सब चीजें ना मिले तो कोई बात नहीं,
लेकिन कुआर में जब सब बच्चे नहा रहे हैं और उसमें मैं ना नहाऊं, उसमें मैं नहीं कूदूं, तो बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़क का मतलब होता है बेचैन। तो हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हालांकि बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक जो है उस पानी में 2 दिन 3 दिन नहाया, उसके बाद वो बीमार पड़ गया। तो अब उसे बुरा लग रहा है कि सब बच्चे जो हैं वो उस पानी में नहा रहे हैं और मैं ही नहीं नहा रहा हूँ। हालांकि बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। यहाँ मैं फीवर की बात कर रहा लगा कि जो मतलब इस बार जो था बुखार जो है उतरा नहीं, वो चढ़ता गया। रजाई पे रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। वो बोला कि ठंड इतनी लग रही थी कि रजाई पे रजाई में उड़ता जा रहा था और फीवर जो है उतर नहीं रहा था। वो रात को 12 बजे उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। लेखक की दादी माँ जो है, जब लेखक सो रहे थे तो लेखक की दादी माँ जो है वो आई, नहा धोकर आई थी। तो लेखक जो है अनुमान लगा शायद उसी झाग भरे जल में नहाकर वो आ रही हैं। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, संध से सफेद बालों के सिरों पर संध संध जो होता है ना शीघ्रता से टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। उनकी दादी माँ जो है ना, वो लेखक बता रहा है कि दादी माँ वो कुछ लाई थी, मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चरपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में जो उपचार होते हैं, जो घरेलू दवाइयाँ होती है ना, वो दादी माँ करती थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। दादी माँ जो कोई भी बीमार पड़ता तो वो जाती और उसके माथा छूना, पेट छूकर पता करती शायद इसे ये बीमारी है। लेखक ये बात बोल रहे हैं अपनी दादी माँ के बारे में। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नारी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी कि तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक बताएं कि अब जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो नौकर पानी दे जाता है, पानी गर्म करके नौकर दे जाता है। मेस में महाराज जी खाना खिचड़ी जो है वो साबू जो है खिचड़ी या साबू बना देते हैं, मुझे दे देते हैं, डॉक्टर आकर देख जाते हैं, कुनैन की शीशी दे जाते हैं, लेकिन उसकी जो कड़वाहट है उसके डर से बुखार भाग जाता है। लेकिन ऐसे बुखार को अब बुलाने का मन नहीं करता। वो अपनी दादी माँ को याद कर, जब बचपन में उन्हें बुखार होता था और दादी माँ जो स्नेह से उनकी देखभाल करती थी, वो सारी बातें लेखक को याद आ रही हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती,
बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहिन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। लेखक जो बता रहा है कि वो एक दिन क्या हुआ कि मैं बाहर जब आया तो दादी माँ जो है वो बाहर खड़ी थी बरामदे में और किसी को डांट रही थी। फिर जब मैंने देखा कि कोने में रामी की चाची दुबकी खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दादी माँ जो है रामी की चाची को सुना रही थी ये सारी बातें। मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार मतलब मुक्ति। यहाँ जो है छुटकारा या मुक्ति इसको कहते हैं। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक जो है दादी माँ और रामी की चाची की बात सुन रहे थे, तो उन्हें लगा कि दादी माँ गुस्से में बहुत डांट रही है। तो लेखक ने कहा कि जाने दो दादी, ये दे देंगी, आप इनको ऐसा मत बोलो। चल चल, चला है समझाने। फिर दादी माँ लेखक को ही बोलेगी, अरे जाओ जाओ, मुझे समझाने चले हो तुम। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। और लेखक जो है बता रहा है कि वह चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। लेखक को फिर वही रामी की चाची रास्ते में मिली, तो वो दादी माँ की बहुत प्रशंसा कर रही थी, उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, विहल होकर मतलब व्याकुल होकर उन्होंने कहा, व्याकुल होकर उन्होंने कहा, उड़ीन हो गई बेटा। उड़ीन का मतलब होता है ना कर्ज से मुक्त हो जाना। उड़ीन हो गई बेटा, कर्ज से मुक्त हो जाना। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। अब वो दादी माँ को आशीर्वाद दे रही हैं, उनके बारे में बता रही हैं कि कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। वो रामी की चाची जो है लेखक से बोल रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दादी माँ रामी के चाची को डांट रही थी पैसों के लिए। फिर वो जो कुछ दिन बाद रास्ते में लेखक को मिली, तो उन्होंने दादी माँ की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि दादी माँ उनकी बेटी सारे पैसे माफ कर दी कि तुम्हारी बेटी की शादी है, और ऊपर से पैसा भी दी, और ये भी कहा कि कोई कमी ना रहे, जग हंसाई ना हो, इसका ख्याल रखो, पैसे की चिंता मत करो। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, तो लेखक जो है रामी की चाची से बोलता है कि दादी माँ तो उस दिन आपको बहुत डांट रही थी। वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू। अब रामी की चाची बोल रही हैं कि वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या भला, तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। ये सभी पाठ औरतें ही करती हैं। यहाँ लेखक जो बात कर रहा है ना, जब लड़की की शादी होती है और बारात चली जाती है, तो उस रात औरतें
जो है एक कथा पर वो अभिनय करती हैं, जिसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति, मतलब बच्चे उत्पन्न होने, बच्चे पैदा होने तक की उस कथा में पूरा दृश्य वो नाटक के रूप में औरतें जो है अभिनय करके दिखाती हैं। तो लेखक उसकी बात कर रहा है। ऐसे उसे गांव में ना डोमकच कहा जाता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक जो है किशन के बारात में नहीं गया, वो रुक गया क्योंकि वो बीमार था। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। ये बोला कि लेखक के ममेरे भाई भी जब बारात चली गई तब वो पहुंचे, इसलिए वो भी बारात नहीं गए और वो बाहर दलान में सो रहे थे। तो औरतों ने उस पर आपत्ति की, लेखक पर आपत्ति की। जहां ये औरतें अभिनय कर रही थी वहां लेखक सोए हुआ था। तो औरतें ने आपत्ति की कि यहाँ ये क्यों सो रहा है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और बढ़ाना का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। जहां वो औरतें, बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। लेखक चुपके चुपके तो हंस रहा था उनके अभिनय देखकर, लेकिन कोशिश कर रहा था कि हंसी ना निकले। लेकिन अचानक उनकी भाभी जो थी, उनकी बातों पर लेखक की बहुत हंसी आ गई और उनका भांडाफोड़ हो गया। मतलब औरतों को पता चल गया कि ये यहाँ जो चादर से ढके हुए जो है बच्चा, वो लेखक है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। अब लेखक जो है अब दादी माँ की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं और दादी माँ के बारे में बात कर रहे हैं कि दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यहाँ जो है लेखक बता रहे हैं कि उनके दादाजी ने उनकी दादी माँ को धोखा दिया। धोखा देने का मतलब कि दादाजी हमेशा दादी माँ से ये बोलते थे कि पहले आप मरोगी उसके बाद मैं। लेकिन दादी माँ से पहले दादाजी गुजर गए, इसलिए दादी माँ जो थी उन्हें बोलती थी कि वो हमेशा मुझे धोखा देकर चले गए। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ मतलब फरवरी। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, मतलब कोल्ड विंड जिसे कहते हैं। तो हवा तेज चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा, उसी की बात यहाँ लेखक कर रहे हैं कि हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना?
मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है पूछ? तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चरपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूं। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? जहाँ लेखक को जब पत्र मिला है कि उसकी दादी माँ नहीं रही, तो उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके सामने लेखक जो है शिव प्रसाद सिंह के सामने जो है बचपन की वो सारी बातें, दादी के साथ बिताए हुए समय, सब कुछ याद आने लगता है। पाठ जो है हमें बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करने की सीख देता है। आज हमारा पाठ यहीं खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।